जहां राजनीति बदलती है हर पल, वो है उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल, जहां मुकाबला सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं बल्कि एनडीए में उनके साथियों की किस्मत भी दांव पर है। क्या है इस वक्त पूर्वांचल का गणित, ये समझने के लिए मंच पर बुलाते हैं यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री, अपना दल सोनेलाल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल जी को। स्वागत है, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और उनके साथ यहां पर होंगी प्रतिमा। आवाज आ रही? आशीष जी, हमने अपने इस सेशन का नाम रखा है पूर्वांचल मुश्किल या आसान। समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार पूर्वांचल में जमकर साइकिल चल रही है, क्या कहेंगे? उनका ये भ्रम 2022 में भी था और उसके पहले 2019 में भी था। पूर्वांचल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करने जा रहा है। सीटों को लेकर भी कोई अनुमान है आपका? कितनी सीटें आ रही हैं? उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 2014 में जब पहली बार चुनाव लड़ा था, अपना दल भारतीय जनता पार्टी मिलकर के चुनाव लड़े थे, तो हम लोगों ने 73 सीटें जीती थीं। अब की बार मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है, हम लोग 75 के ऊपर जीतने जा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 79 सीट्स पर जीतने जा रहे हैं, क्योटो को छोड़ दीजिए। दिन में सपने कोई भी देख सकता है, ये इसकी छूट तो सबको है। इस बार के चुनाव में आपको लग रहा है कि वोटरों का उत्साह थोड़ा कम हुआ है, वोटिंग पैटर्न भी इसी तरफ इशारा कर रहा है, क्या कोई बड़ा मुद्दा नहीं इस बार चुनाव में? देखिए, एनडीए के वोटर्स का उत्साह कम नहीं हुआ है। जब विपक्ष हताश हो जाता, उनको बार बार प्रत्याशी बदलने पड़ते हैं, तो निश्चित तौर पे जो उनके वोटर्स पे है उसका असर पड़ रहा है। उनके वोटर्स बाहर नहीं आ रहे। रामगोपाल यादव इसी मंच पर थे हमारे साथ और उनकी तरफ से कहा गया कि बीजेपी का वोटर नहीं निकल रहा है, इसीलिए ऐसा पैटर्न नजर आ रहा है। ये तो 4 जून को उनको पता लग जाएगा। वो ये भी कह रहे हैं कि 4 जून को आपको पता चल जाएगा। अब हमने तो लगातार 14, 17, 19 और 22 में अपना रिजल्ट दिया है। वादे तो पहले भी वो करते रहते थे, बहुत सारे उनका पहले भी उन्होंने बहुत सारे कहे थे कि हम ये करेंगे, हमारी सरकार बन रही है, लेकिन जनता तो अपना निर्णय सुना ही देती है। अखिलेश यादव ने इस बार के चुनाव में जो रणनीति बदली है, एमवाई फैक्टर से पीडीए पर वो आए हैं, उसका कोई नुकसान आप होता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि उसके आधार पर वो जरूर ये दावे कर रहे हैं कि इस बार फायदे में वही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता, विशेषकर पीडीए वर्ग से आने वाले लोग बहुत समझदार हैं। इनकी 4 बार सरकार रही है। इन्होंने उसके पहले भारत सरकार में अपने सांसदों के सहयोग से सरकार चलाई है। पिछड़े वर्ग के लिए इन्होंने किया क्या है, ये सब पिछड़े वर्ग के लोग जानते हैं। तो सिर्फ बोलने से नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने केंद्र से संबंधित, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, और चाहे आपका सैनिक स्कूल है, इसमें पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 70 साल में पहली बार आरक्षण देने का काम किया है। तो पिछड़े वर्ग के लोग इस विषय को जानते हैं कि एनडीए की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लिए क्या किया है और इन्होंने हमारे लिए क्या किया। मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे। उन्होंने रक्षा मंत्री रहते हुए पिछड़े वर्ग के बड़े नेता थे। इन्होंने कभी भी इस विषय पर विचार तक नहीं किया कि सैनिक स्कूल जैसे महत्वपूर्ण उस पर पिछड़े वर्ग से आने वाले छात्रों के लिए प्रवेश में आरक्षण होना चाहिए। तो ये सब पिछड़े वर्ग के लोग इस विषय को जानते हैं, उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अब कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं तो एक उदाहरण दूंगा कि 2008 में जब नीट की परीक्षा में पहली बार इस कॉन्सेप्ट को लागू किया गया और पिछड़े वर्ग के लोगों को छोड़ दिया गया, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी और समाजवादी पार्टी के समर्थन से चल रही थी, लेकिन पिछड़े वर्ग को उस समय छोड़ दिया गया और उस नीट की परीक्षा को भी
पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का काम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। हमारी नेता अनुप्रिया जी ने जब भी इस विषय को उठाया, उन्होंने इस पर निर्णय लेते हुए पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने तो का आप राहुल गांधी और अखिलेश यादव को क्या कहेंगे? राहुल गांधी भी ये बात बार बार हर मंच से दोहरा रहे हैं कि ओबीसी के साथ यहाँ न्याय नहीं हो रहा है, ओबीसी विरोधी ये पार्टी है, और वहीं अखिलेश यादव की भी कुछ यही सुर है। देखिए, उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं, विपक्ष में हैं तो उन्हें कुछ ऐसे विषय उठाने हैं। कोई कंक्रीट काम किया होता पिछड़े वर्ग के लिए उन्होंने, तो वो विषय उठाते। वो बार बार जातिगत जनगणना की बात करते हैं, पर जब वो सरकार में थे तो उन्होंने जातिगत जनगणना के क्षेत्र में कभी भी एक कागज कभी आगे बढ़ाया हो? जनगणना के मुद्दे पर भी मेरा सवाल आपसे है, लेकिन मुद्दे इस चुनाव में है क्या? क्योंकि विपक्ष कहता है हम मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के पास मुद्दे नहीं। विपक्ष कहता है महंगाई की बात करते हैं तो वो मंदिर का मुद्दा ले आते हैं, हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो वो धर्म युद्ध की बात करने लगते हैं, धर्म अधर्म के बीच की लड़ाई की बात करने लगते हैं। देखिए, उनके पास अगर कोई ऐसा मुद्दा हो, देखिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, मैं भी उस सरकार का एक सदस्य हूं, जिस प्रकार से आम जनमानस के जीवन स्तर को बदलने के लिए बहुत छोटी सी शुरुआत हम गांव से करते हैं। आवास हो, आप जाकर के देखिए, पूर्वांचल की अभी आप बात कर रही थी कि पूर्वांचल में रहने वाले मुसहर, कोल, ऐसे समाज के सबसे निचले पायदान पे खड़े वंचित वर्ग से आने वाले लोगों को जब एक बार आवास हुआ, या और भी आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था हुई, जब इस तरह की व्यवस्थाएं हमारी सरकार दे रही है, ये उनको भी ध्यान रखना चाहिए था। उनके पास अवसर था, उन्होंने दिया नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने दिया, तो निश्चित तौर पे हमने उनके जीवन स्तर को बदलने का काम किया। तो हमारा मुद्दा ये है कि हम उनके जीवन स्तर को कैसे बदलें। आप जिस इलाके से आते हैं, मिर्ज़ापुर के आसपास की बेल्ट की भी अगर मैं बात करूं, तो वहां पर मुद्दे क्या है? क्या उन मुद्दों की चर्चा भी होती है? देखिए, मुद्दे हमेशा विकास के रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम विकास को प्राथमिकता देते हुए जाति के विषय को भी हम पीछे नहीं रख सकते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने इस प्रकार से सबके हितों का किया है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको इस सरकार में सहभागिता न मिली हो, या इस सरकार में उनके हितों की रक्षा न की गई हो। कुछ मुद्दे हैं जिनको अभी हल नहीं किया जा सका है, मैं इसमें इनकार नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताता हूं कि हमारी सरकार ने ज़मीन पर आकर के काम किया है, और जो विषय थे, हम चिल्ला सकते हैं कि पिछड़े वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन वास्तव में मैंने अभी आपको 3-4 चीज़ें गिनाई, मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है जिस पे मैं बता सकता हूं कि यहाँ यहाँ एनडीए की सरकार ने काम किया है। तो जब आप उनके लिए ज़मीन पर काम करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर जो बेनिफिशियरी है किसी भी समुदाय का हो, तो आपके साथ मजबूती से खड़ा रहता है। आशीष जी, जब बात आप लोग विकास की करते हैं तो बड़ा वाइड पर्सपेक्टिव में से देखा जाता है, लेकिन मैं अगर जिस बेल्ट की बात कर रही हूँ, जो मैंने आपसे सवाल पूछा, वहां पर जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो क्या लोग आपसे कहते हैं, क्या है उनके मुद्दे और क्या उन पर बात होती है? आपने कभी यात्रा की है कानपुर से लेके वाराणसी तक? जी। इधर की है? पहले, आज से 15 साल पहले की और आज के यात्रा के समय में आपको अंतर महसूस हो रहा है? कितना समय आपका घटा है? मैं एक सड़क से ही शुरू करता हूं। तो मतलब वहां पर अब किसी की कोई पूरी जरूरत नहीं रही, मतलब सब कुछ कर दिया गया? निश्चित तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बेहतर हुआ है, रेलवे स्टेशंस देख लीजिए, बस स्टेशंस बदल रहे हैं। डेवलपमेंट की तो एक प्रक्रिया ऐसी है कि पहले सिंगल लेन की सड़क होती है, फिर 6 लेन तक जाती है। लेकिन जब आप डेवलपमेंट पे जाते हैं तो आप पिछले 15 साल पहले से और आज के उत्तर प्रदेश को आप जब बदलते हुए देखते हैं, मैं बहुत छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा कि सड़कें ही नहीं बदली हैं, आप देखेंगे बस स्टेशंस भी बेहतर हो रहे हैं, रेलवे स्टेशंस बेहतर हो रहे हैं, इसके अलावा इंडस्ट्रीज आ रही हैं। मैं आपको बहुत छोटे से एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। मिर्ज़ापुर से मेरा संबंध है, मैं चित्रकूट का मूलतः रहने वाला हूँ। चित्रकूट के उस इलाके में जहाँ पर एक बार ग्लास फैक्ट्री बनी थी,
और वो ग्लास फैक्ट्री की बाउंड्री हुई, शिलान्यास हुआ कांग्रेस की सरकार में, गायब हो गई वो। आज की स्थिति ये है कि वहाँ पर पेप्सी ने जाकर के अपना प्लांट लगाना शुरू किया है। तो बहुत मैं छोटा सा उदाहरण दिया हूँ, बुंदेलखंड के उस पिछड़े इलाके में भी हमारी सरकार चीज़ों को लेके जा रही है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जिक्र किया, लेकिन इन इलाकों में क्या महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे हैं? देखिए, आपने जो एक विषय उठाया है बेरोजगारी की, जहां बार बार बात आती, हमारी सरकार ने, मैं तो खुद एक युवाओं से जुड़े मंत्रालय से जुड़ा हूं, अभी मैंने हमारे मंत्रालय ने व्यावसायिक शिक्षा और मेरे टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्ट्री ने मिल करके एक बच्चों के जो हमारे बच्चे हैं डिप्लोमा के और जो ITI के 14 लाख बच्चों के लिए हम लोगों ने एक उनका कौशल बेहतर करने के लिए विभिन्न कंपनियों से MOU किया। तो धीरे धीरे करके हम चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं और निश्चित तौर पे पहले से जब आप तुलनात्मक रूप से बात करेंगे, तो जब आप पुराने समय से तुलना करेंगे और आज की तुलना करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर नजर आएंगी। अगर हालात बेहतर हुए हैं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ, तो फिर इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती कि हमने ये किया, हमने ये करके दिखाया या ये हम करके दिखाएंगे? बात मंगलसूत्र की होती है, भैंस की एंट्री भी इस चुनाव में हमने देख ली, ये मुद्दे क्यों? देखिए, जो विषय है उस पर तो बात होती ही है। जब आप कोई प्रश्न पूछता तो हम लोग जवाब देते हैं, हमने क्या किया है हम उसका जवाब देते हैं। लेकिन ये मंगलसूत्र जैसे मुद्दे, आपको लगता है इनकी जरूरत है इन चुनाव में, इन पर बात होनी देखिए, चाहिए? हर चुनाव में दो हर भैंस चीज है का तो एक ले जाया जाएगा, इस तरीके की बातें, एक भैंस कांग्रेस ले जाएगी, इस तरीके की बातें चुनाव में? नहीं। देखिए, ये जो जैसा सवाल पूछता है लोग वैसा जवाब देते हैं, लेकिन जहाँ तक आपने महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, इन सब विषयों पर हो तो इस पर भी हमारे लोग बात करते हैं। कहीं पीछे हटते हो तो आप बताएं। आपने चूंकि जातीय जनगणना की पर बात आप कर रहे थे, तो मैंने कहा था उस मुद्दे पर आऊंगी, तो उसी मुद्दे पर आ जाते हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि जातियों की गिनती हो और उसके बाद आर्थिक सर्वे हो, इस पर आपके क्या विचार? देखिए, हमारी पार्टी का इस पर स्पष्ट मत रहा है प्रारंभ से। जब समाजवादी पार्टी रजाई ओढ़ के सो रही थी, तब से हमारी पार्टी इस बात का उठाती रही है और आज भी अपने स्टैंड पे अडिग है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और निश्चित तौर पे होनी चाहिए। लेकिन मैं इस पे एक विषय जरूर कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पिछड़े वर्गों के लिए बहुत सारे विषयों पर, जब भी हमारी नेता ने विषय उठाए हैं, उनको तेजी से हल किया है, तो ये मुझे पूरा विश्वास है कि NDA के तीसरे टर्म पे हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर इस पर भी सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आप जिस दल का हिस्सा हैं, जिस NDA के अंदर आप लोग हैं, उसमें BJP ने तो कभी खुलकर इस पर अपनी बात नहीं क्या रखी मना है। किया है? मना नहीं किया तो हाँ भी नहीं किया, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मना किया है? तो आप कह रहे हैं कि उसी में हाँ है। अब ये आप स्वयं सोचिए, आपका अपना विचार है, पर मना किया हो, हमारे गृह मंत्री जी तक ने कहा है, क्या नहीं, कभी मना आपके किया हिसाब है? से BJP को खुलकर इस पर बात रखनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने OBC से संबंधित बहुत सारे मुद्दों को हल किया है। तुलना करिए आप, मैं तो आपके मीडिया के, आपके माध्यम से कह रहा हूं, मीडिया के साथियों को तुलनात्मक उसका विवरण लाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछड़ों के लिए क्या किया और पूरा हमारे विपक्ष के साथी की सरकार ने क्या किया है। तो जब एक बार आप तुलनात्मक रूप से लोगों को दिखाएंगे इन चीज़ों को, तो दोनों का अंतर आपको स्पष्ट आ जाएगा कि किसने केवल बात किया है और किसने वास्तव में धरातल पर काम किया है। आर्थिक सर्वे भी कराने की वो बात कर रहे हैं जातीय जनगणना के बाद, उस पर भी आप अग्री करते हैं? मैंने फिर आपसे कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी NDA की सरकार ने पिछड़ों से संबंधित बहुत सारे विषयों पर बात की। पिछड़ों ही नहीं, बहुत सारे मुद्दों पर जो भी जनहित में आवश्यक विषय होगा, आपको मैं भरोसा दिलाता हूं NDA की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में बहुत सारे काम किए हैं और आगे जब हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं तो उस पर भी बहुत। मैं तो अपना दल का स्टैंड पूछ रही हूँ, आप बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया है। हम तो उसके पार्ट हैं, NDA के पार्ट हैं। तो मैंने जातिगत जनगणना पे NDA का अपना दल का अपना स्टैंड आर्थिक सर्वे पर क्या है? मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि हमारा स्टैंड हर चीज़ पर क्लियर है, किसी प्रकार का नहीं है। हम NDA के साथ हैं। जहां पर कोई चीज़ की हमारी डिमांड है तो हम उसको अपने प्रधानमंत्री जी, NDA के जो हमारे नेता हैं, हम उनके सामने रखते हैं। हो सकता है कुछ विषयों पे आज आप इस मंच से खुलकर बता दीजिए, आप आर्थिक सर्वे चाहते हैं या नहीं चाहते? निश्चित तौर पे जनता के हित में जो चीज़ होना चाहिए होना चाहिए। मतलब इसमें आप राहुल गांधी से सहमत हैं किस इस मुद्दे पर कि आर्थिक देखिए, सर्वे होना चाहिए? आप जो अपनी बात कहलाना चाहती हैं,
मैं उस विषय पर सिर्फ इतना कहूँगा, जनहित में जो भी विषय हैं, जो भी मुद्दे हैं, हम उनको हल करने का काम करेंगे। ठीक है। बीजेपी हर मौके पर हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को परिवारवादी कहती है, ऐसा क्यों? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपना एक विषय रखा है, आपको अगर उनका स्टेटमेंट याद होगा इस विषय पर, तो हमारी पार्टी का उसी विषय पर स्टैंड है। उससे अतिरिक्त मुझे कुछ कहने की ज़रूरत हो, आप बताएं। नहीं, तो मैं तो जानना चाह रही हूँ कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को परिवारवादी कहा जाता है, बीजेपी कुल मिलाकर कहती है, आप मानते हैं उनको परिवारवादी पार्टी? देखिए, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, अगर परिवार में कोई भी योग्य व्यक्ति है, मैं अपनी पार्टी के संदर्भ में कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति हो, उसको आगे बढ़ने का अवसर जरूर मिलना चाहिए, और जिसको भी अवसर मिलता है उसको बेहतर करने का काम करना चाहिए। मैं दोनों चीज़ें आपसे प्रधानमंत्री तो इस पर भी बात कह चुके हैं कि अगर एक ही पार्टी का एक छत्र राज हो, एक ही परिवार का, सॉरी, अभी हमारी पार्टी राज करने की स्थिति में नहीं, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जब कभी कोई ऐसी स्थिति आएगी तो मैं आपको जवाब दूंगा। मतलब मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि अगर आप उस पर स्टैंड क्लियर करते हैं, मैंने इससे पहले भी कई नेताओं से इसी मुद्दे पर बात की है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनके अंदर परिवारवाद है, तो यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई देता है परिवारवाद? यहाँ एनडीए के ही इतने सहयोगी दल हैं जिनमें सीधे तौर पर परिवारवाद। मैंने थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि परिवार के अंदर भी अगर कोई योग्य व्यक्ति है तो उसे आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ या ना में जवाब दीजिए। बीजेपी में परिवारवाद नजर आता है आपको कहीं? मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे बीजेपी हो, चाहे अपना दल हो, चाहे कोई भी दल हो, अगर कोई योग्य व्यक्ति है, परिवार के अंदर हो या परिवार के बाहर हो, तो उसको अवसर जरूर मिलना चाहिए। तो आप ये कैसे तय करेंगे कि राहुल गांधी अयोग्य है, मैंने इस पर अखिलेश यादव अयोग्य है? मैंने फिर आपसे कहा, वो तो जनता के सामने निर्णय होता है, वो अपना निर्णय बता देती है। तो वो भी चुनाव जीतेंगे, अगर लड़ेंगी तो उनकी सरकार रही, अखिलेश लड़े हैं, जीते हैं, तो अयोग्य उन्हें कैसे ठहराया जा सकता है इस पैमाने पर कि परिवारवादी पार्टी? तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी ने उनको अयोग्य ठहराने की कोशिश की है। जब बीजेपी परिवारवाद की बात करती है तो देखिए, दो विषयों को मिक्स मत करिए। परिवारवाद का जो विषय है और अयोग्यता का विषय, दोनों को मिक्स मत नहीं, करिए। तो ये योग्यता कौन तय करेगा? ये तो जो वोटर है वो तय कर तो देता है। वोटर ने ही तो तय किया ना, अखिलेश यादव की भी सरकार रही ना, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, उनको एक अवसर मिला, उसके बाद से 17 के बाद से उनको अवसर नहीं मिला। अच्छा, आपकी नजर में निषाद पार्टी, ओपी राजभर, इनकी पार्टियां परिवारवादी पार्टी हैं या नहीं? अगर उनके स्वयं के अंदर अगर योग्यता है या उनके बच्चों के अंदर योग्यता है तो उन्हें आगे आना चाहिए। नहीं, मैं सवाल इसलिए भी पूछ रही हूँ कि ब्रजभूषण के बेटे को टिकट दिया गया, चिराग पासवान में कोई कमी नजर नहीं आती है, देवेगौड़ा की पार्टी से गठबंधन है बीजेपी का, तो ये सारा खोट आपको सामने नजर आता है, अपने में क्यों नजर नहीं आता? मैंने इसका उत्तर दे दिया है पहले ही। अगर योग्यता है तो उन्हें आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि इन चुनाव में कार्यकर्ताओं के साथ पार्टियां नाइंसाफी नहीं कर रही हैं? क्योंकि इस चुनाव में हमने देखा कि बहुत सारे दूसरे दल के नेता बीजेपी में शामिल हो गए, एनडीए के अलग अलग दलों में शामिल हो गए, जिनको पहले जाकर जिनके खिलाफ कैंपेनिंग करनी होती थी, अब उनके लिए वोट मांगना पड़ रहा है, तो बड़ी असहज सी स्थिति हो गई है उन लोगों के लिए। देखिए, निश्चित तौर पे जब आप चुनाव लड़ते हैं तो बहुत सारे राजनीतिक समीकरण होते हैं, उनके तहत लोग आते जाते हैं, और जो किसी दूसरे दल में आता है या उसको चुनाव लड़ने का अवसर मिलता है, तो बहुत स्वाभाविक बात है कि वो अपनी कुछ न कुछ, उसके आने से कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ लाभ होता है, तो कुछ प्लस होता है, कुछ माइनस होता है, दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं। चाहे उनके दामन पर दाग ही क्यों ना हो, उनके आने से अगर फायदा होता है तो चलता है? नहीं, ये मैं तय करने वाला नहीं हूँ कोई कि उनके उसमें क्या है, लेकिन चुनाव में चाहे इस पक्ष से चाहे उस पक्ष से लोग आते जाते हैं, इसमें कोई बड़ा विषय नहीं है। इस पर आपको नहीं लगता है इसी चुनाव में नहीं, पहले से भी होता रहा। पार्टीज को एक स्टैंड लेना चाहिए, इस पर एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और तो उस शख्स को आप पार्टी में शामिल ना करें? अपना दल ने निश्चित तौर पे इस पे स्टैंड लिया है, बहुत सारे उसको अवसर मिले हैं, और उसने अपने पिछले कुछ वर्षों में
आप पुरानी चीज़ों पर जाएंगी तो मैं उसके लिए मैं उस समय इस स्थिति में भी नहीं था कि मैं कोई टिप्पणी करूं, लेकिन इधर अपना दल ने अपने कैडर को चुनाव लड़ाया है और कैडर के बहुत ऐसे ऐसे व्यक्ति चुनाव लड़ करके विधायक बने हैं। अभी हम लोकसभा का चुनाव लड़ा रहे हैं, एक बहुत ही सामान्य परिवार से आने वाली महिला पहले उसको विधायक का चुनाव लड़ाया, अब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। बहुत ही वंचित वर्ग से आने वाली महिला है, तो स्वाभाविक तौर पर हम लोग तो प्रयास करते हैं कि ऐसे व्यक्ति लड़ें। तो आपको बीजेपी को भी कन्विंस करना चाहिए कि इस पर स्टैंड लिया जाए। ये मुझे एक नहीं stand लगता तो है होना कि ही चाहिए। कोई ऐसी चीज़ है जिस पे मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुचिता का हमेशा से ख्याल रखा गया है। आखिरी में सवाल मेरा है कि इस बार के चुनाव में चूंकि आप लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कौन से वो फैक्टर हैं जो जीत और हार में बड़े साबित होंगे? किस फैक्टर के आधार पर आप मान रहे हैं कि देखिए, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जिस प्रकार से सबसे निचले पायदान से खड़े लोगों से लेकर के सर्व समाज के हित के लिए बहुत सारे काम किए हैं, उन कामों के आधार पर जो जनता के मन में एक संतुष्टि का भाव है, वो संतुष्टि के भाव ने चीज़ों को बिल्कुल एनडीए के पक्ष में खड़ा किया है। मैं आपका थोड़ा समय लूँगा, मैं बताऊँगा। मैं तो एक ऐसे क्षेत्र से आता हूँ, बुंदेलखंड, मेरा जन्म ऐसी जगह पर हुआ है और निश्चित तौर पे आपके सामने वहाँ की पुरानी स्थितियों को और आज की स्थितियों को आप जब तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए तो सबसे पहला संतुष्टि का भाव यह है कि शांति है, लूट मार बंद है, गुंडई बंद है, ये सबसे बड़ा संतुष्टि का भाव है। दूसरा, जिन एरिया में गांव में खपड़ैल होते थे, छप्पर होते थे, आज आप एक मुसहर के गांव में जाकर के बात करिए, उनसे पूछिए तो वो जो संतुष्टि का भाव देते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हमको छत दे दिया तो है। इस बार यही जीत का फैक्टर आपके हिसाब से होने मैं वाला है? आपको बता रहा हूं, जी आप मीडिया के साथ ही 2019 में कहते थे जी। कि बहुत बड़ा गठबंधन बन गया, कुछ नहीं होने वाला है, सब साफ है। तो इस बार भी आपके हिसाब से हवा निकलने वाली है, यही जीत का अंतर ठीक हर सीट पर पिछली बार की तुलना में बढ़ेगा, आप कह रहे हैं। ज्यादा होने जा ठीक रहा है। है, ये आप देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में बहुत बहुत शामिल होने के लिए। आभार, धन्यवाद।